आपने अक्सर सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक गरीब परिवार में जन्मे थे। उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि बचपन में उन्हें साइंस में दिलचस्पी थी। पर अगर हम आपसे ये कहें कि ये सभी बातें झूठ हैं, तो आपको कैसा लगेगा? हम आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की वो कहानी बताएंगे जिसे शायद ही आपने सुनी होगी। अक्सर देखा जाता है कि किसी फेमस इंसान को आम जनता इस कदर तक सर पर उठा लेती है कि उनकी झूठी कहानियां बनाकर असली कहानी छुपा दी जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में उनका प्राथमिक जीवन समझेंगे। दूसरे भाग में ये जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिस कारण से उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। साथ ही ये जानेंगे कि इस नोबेल प्राइज ने उनका विवाहित जीवन कैसे बर्बाद किया। तीसरे भाग में हम उनके जीवन के आखिरी मोड़ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी में उल्मा नाम का खूबसूरत शहर है। वहीं 14 मार्च 1879 में इलेक्ट्रिक इंजीनियर पिता हरमन और बेहद ही पढ़ी लिखी माता पॉलिन के घर एल्बर्ट का जन्म हुआ। क्योंकि उनका परिवार यहूदी था, इसलिए उनका गरीब होना नामुमकिन है। शायद आपको पता नहीं होगा, यहूदी समाज का एक भी इंसान गरीब नहीं होता। अल्बर्ट की माँ पॉलिन पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद घर में ही रहना पसंद करती थी। उन्हें पियानो का बड़ा शौक था। हरमन ने शादी के बाद बड़ा व्यापार करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने अपने भाई जैकब की मदद ली। उन दोनों ने मिलकर रुई का व्यापार करने वाली कंपनी में पार्टनर के रूप में काम करना शुरू किया। पर 1 साल के अंदर यानी 1880 में आइंस्टाइन और जैकब का परिवार म्यूनिक शहर में बस गया, जो उल्मा शहर से बेहद ही नजदीक था। यहाँ आकर हरमन और जैकब ने आइंस्टीन एंड सी नामक कंपनी की स्थापना की, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट करंट के लिए लगने वाले उपकरणों का मैन्युफैक्चर होता था। आप सोच रहे होंगे कि जर्मनी रहकर एक यहूदी परिवार ने इतनी प्रगति कैसे की होगी। दरअसल आइंस्टाइन का परिवार यहूदी होते हुए भी यहूदी विचारधारा में विश्वास नहीं रखता था। वे कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं देते थे। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता और चाचा को म्यूनिक में व्यापार करने का मौका मिला। म्यूनिक शहर के बहुत सारे हिस्सों में बिजली पहुंचाने का श्रेय भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता हरमन को जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जन्म से ही असाधारण थे। अपने जन्म के 4 साल गुजर जाने के बाद भी वो कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन इस तरह का बच्चा आगे चलकर इतना होशियार कैसे बना? दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने आइंस्टाइन के दिमाग को दूसरे के अपेक्षा अलग तरह से बनाया था। आपको बता दूं कि इंसानी दिमाग के अंदर करोड़ों सेल्स होते हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। इस बात को समझने के लिए आपको खुद भूतकाल में जाना होगा। अपने स्कूल के किसी ऐसे बच्चे को याद कीजिए जिसकी आर्थिक परिस्थिति बेहद ही कमजोर थी। उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। वो ऐसी चीजें भी नहीं खाता था जिसके कारण उसका दिमाग का विकास होता। पर फिर भी वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। याद रखने की उसकी कैपेसिटी दूसरे बच्चों से अधिक होती थी। ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत आसान न्यूरोसाइंस है। इंसानी दिमाग में ग्लायल नामक सेल होता है जिसकी संख्या कम या अधिक हो सकती है। आइंस्टाइन एक बड़े घर का बच्चा था और उसके दिमाग में ग्लायल सेल की संख्या अधिक थी और हिप्पोकैम्पस सेल भी बड़ा था। आप कितने भी काजू बादाम खाओ, आप उतना ही याद रखोगे जितनी आपकी कैपेसिटी होगी। इसी कारण से आइंस्टाइन बचपन से ही बुद्धिमान इंसान थे। पर 4 साल तक वे कुछ बोल नहीं पाते थे। जब बोलना शुरू किया तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते नहीं थे।
वे जब 8 साल के हो गए तब वे स्कूल जाने लगे। यहूदी होने के कारण उन्हें स्कूल के अन्य बच्चे चिढ़ाते थे। इस बात का असर पढ़ाई लिखाई पर हुआ। वे उसी विषय की पढ़ाई करते थे जो उन्हें अच्छा लगता था। अल्बर्ट की माँ उन्हें पियानो सिखाती थी। उस पियानो की मीठी आवाज उन्हें बहुत पसंद थी। इस कारण वे पूरे दिन पियानो बजाते थे। वे उसी विषय में रुचि रखने लगे जिसे अन्य बच्चे पढ़ने से इनकार करते थे। इस परिस्थिति को ऑपोजिट माइंडसेट कहते हैं। हमारा रुझान किस चीज की तरफ जाएगा ये हमारा दिमाग तय करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग दुनिया से अलग दिखने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः ये बात टीन एज में दिखती है, पर आइंस्टाइन बचपन से ही ऐसे थे। कोई चीज कैसे काम करती है इसे जानने का जुनून इंसान का भविष्य तय करती है। आइंस्टाइन में ये जुनून तब दिखा जब उनके पिताजी ने उन्हें दिशा दिखाने वाला खिलौना दिया। उसे देखकर आइंस्टाइन सोचते थे कि इसका कांटा हमेशा उत्तर दिशा की ओर क्यों होता है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें दिख नहीं रही? इन विचारों में आइंस्टाइन खो जाते और इसी कारण से बाकी सब्जेक्ट में वो फेल होने लगे। साइंस में उन्हें सबसे अधिक मार्क मिलते। इसके पीछे भी एक वजह थी। दरअसल मैक्स टलमेन नाम का एक लड़का उन्हें साइंस पढ़ाने उनके घर आता था। वो अल्बर्ट से कुछ साल बड़ा था, पर साइंस और फिजिक्स की समझ बहुत तेज थी। आगे चलकर मैक्स टलमे भी नामी हस्ती बना। उसी के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स के रहस्यों से रूबरू होने का मौका मिला। अगर मैक्स टलमे उनके जीवन में नहीं आते तो शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन इस सदी के महान साइंटिस्ट नहीं बन पाते। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका नाम लुइटपोल्ड जिम्नेसियम था, जिसे आज अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट को वहां पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। इस बीच अल्बर्ट के पिताजी की कंपनी घाटे में जाने लगी। शहर के एक इलाके में बिजली पहुंचाने की डील वे हार चुके थे। इसलिए हरमन ने म्यूनिक छोड़कर इटली बसने का मन बना लिया। अल्बर्ट अपना स्कूल बदल नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें वहीं छोड़ा गया। उस स्कूल में बस रटाने का काम होता था। यही बात उन्हें पसंद नहीं थी। उन्हें इटली जैसा खूबसूरत शहर देखने की इच्छा होती थी। इसलिए 1894 में उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और पढ़ाई छोड़कर इटली के पाविया शहर चले गए, जहां उनका परिवार रहता था। आपको बता दूं कि म्यूनिक में घाटा होने के बावजूद हरमन ने अपनी कंपनी बंद नहीं की थी। इटली आने के बाद भी वे डायरेक्ट करंट के उपकरण बनाते थे। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो वहां अल्बर्ट आइंस्टाइन रहते थे और इसी घर में रहकर उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसका नाम था ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ईथर इन द मैग्नेटिक फील्ड। उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया था। आपको जानकर हैरानी होगी, अल्बर्ट आइंस्टाइन इंग्लिश में नहीं लिखते थे, बल्कि वे जर्मन भाषा को ज्यादा प्रेफर करते थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने इंग्लिश भाषा में लिखना शुरू किया था। उनके आज तक के सभी रिसर्च पेपर जर्मन भाषा में हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अगले 2 साल यानी 1895 और 1896 बड़े अहम साबित हुए। इसी कार्यकाल में उन्हें अपने जीवन का मोड़ दिखा। अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद पिताजी की सलाह पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिप्लोमा करने के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। वहां आज भी फेडरल पॉलिटेक्निक नामक कॉलेज खड़ा है। उसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एंट्रेंस एग्जाम दी थी। इस एग्जाम में गणित और फिजिक्स छोड़कर बाकी सभी विषयों में वो फेल हो गए। इस प्रकार का गजब रिजल्ट देखकर कॉलेज का प्रिंसिपल भी हैरान हो गया।
उन्होंने आइंस्टाइन को अपने कैबिन में बुलाकर सलाह दी कि वे ऐसे इंसान को एडमिशन नहीं दे सकते जो सेकेंडरी परीक्षा में फेल हो गया हो। पर क्योंकि अल्बर्ट फिजिक्स में काफी तेज थे, इसलिए प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज अटेंड करने की परमिशन दे दी, पर साथ ही ये भी बताया कि वे इस कॉलेज के छात्र नहीं रहेंगे। इस कारण से उन्हें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंसिपल से भिड़ गए। वे किसी भी हाल में डिग्री चाहते थे। ऐसे में प्रिंसिपल ने उन्हें आर्गोविन कैटोनल स्कूल जाकर सेकेंडरी एग्जाम देने की सलाह दी। वो स्कूल आज भी स्विट्जरलैंड में दिख जाएगा। उस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को बाकी विषयों में रुचि आने लगी। उस स्कूल के टीचर जोस्ट इंटेलर के घर वे रहने लगे। जोस्ट को मारिया नाम की बेटी और पॉल नाम का बेटा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मारिया पसंद आ गई। इस प्यार के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को बाकी विषयों में दिलचस्पी दिखने लगी थी। खैर, वे दोनों कभी शादी नहीं कर पाए, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की छोटी बहन माजा की शादी पॉल से हो गई। अगले साल 1896 में उनका रिजल्ट आया और वे सभी विषयों में पास हो गए। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को फेडरल पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल ने एडमिशन दे दिया। फेडरल पॉलिटेक्निक में उन्हें मैथमेटिक्स और फिजिक्स इन विषयों को लेकर 4 साल का डिप्लोमा कोर्स पूरा करना था। तब उनकी उम्र 17 साल थी। उस कॉलेज में उनकी पहचान ऐसे लड़की से हुई जिसकी बुद्धिमत्ता उनसे थोड़ी ज्यादा थी। वो अपने क्लास की सबसे होनहार लड़की थी। जिस सवाल का हल खुद आइंस्टाइन निकाल नहीं पाते थे, उसे मिलेवा मैरिक चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। पूरे 4 साल आइंस्टाइन ने मिलेवा के साथ गुजारे। अपने कॉलेज के आखिरी साल में उन्होंने अपना दूसरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसका टाइटल था कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द फिनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी। इस बार उनकी प्रेमिका मिलेवा मैरिक ने भी उनकी मदद की थी, पर आइंस्टाइन उनके नाम को उजागर नहीं करते थे। शुरू में मिलेवा उनकी हर हरकत को नजरअंदाज करने लगी। ऐसे ढेर सारे रिसर्च में मिलेवा ने आइंस्टाइन की मदद की, पर आइंस्टाइन ने उन्हें कोई क्रेडिट दिया नहीं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस इंसान को दुनिया महान समझती है, वो अपने पारिवारिक जीवन में कैसा बर्ताव करता होगा। पर फिर भी मिलेवा शिकायत नहीं करती थी। डिप्लोमा पास करने के तुरंत बाद उन्हें स्विट्जरलैंड की नागरिकता मिल गई और वहाँ एक पेटेंट ऑफिस में वे जॉब करने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस ऑफिस में वे जॉब करते थे, वहाँ बाकी साइंटिस्ट अपने काम का पेटेंट करवाने के लिए आवेदन दाखिल करते थे और आइंस्टाइन उन सभी आवेदनों को पढ़ते थे। यही उनका जॉब था। इस जॉब के कारण उन्हें फिजिक्स के रहस्यों को समझने में मदद मिलती थी। इस जॉब के कारण उन्होंने दुनिया को ऐसे ऐसे मामूली रहस्य बताए जिससे लोग अनजान थे। इस कारण से उन्हें थोड़ी थोड़ी प्रसिद्धि मिलती थी। 1903 में आइंस्टाइन ने मिलेवा से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में पीएचडी करने का फैसला लिया। उसके पहले उन्होंने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बैरोनिन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। ये सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं थे, बल्कि वो रास्ता था जहां से चलकर आइंस्टाइन को ढेर सारे अवार्ड्स मिले। 20वीं सदी लगते ही दुनिया भर में आइंस्टाइन द्वारा खोजी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर चर्चा होने लगी। आइंस्टाइन सिर्फ थ्योरी बनाते नहीं थे, बल्कि उसे साबित भी करते थे। उनका मानना था कि स्पेस का टाइम और हमारा टाइम अलग अलग है। इससे पहले दुनिया के सभी महान साइंटिस्ट मानते थे कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक टाइम है। आपको जानकर हैरानी होगी, दूरबीन की खोज करने वाले गैलीलियो, ग्रेविटी की खोज करने वाले न्यूटन, इन सभी को लगता था कि सभी के लिए टाइम एक ही है।
पर आइंस्टाइन ने पिछले 500 साल पुराना इतिहास मिटा दिया और रिलेटिविटी की नींव रखी। लोगों को आज भी लगता है कि इस काम के लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला था, पर असलियत में आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। 1903 से लेकर 1914 तक अल्बर्ट आइंस्टाइन यूरोप के अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब करते रहे। वे जहां भी जाते वहां के लोग उनसे प्रभावित हो जाते। फिजिक्स में उनकी सोच से लोग आश्चर्यचकित हो जाते। इसी के साथ वे भुलक्कड़ भी बनते जा रहे थे। तीसरी और अहम घटना ये हुई कि मिलेवा के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगे और 1914 के अंत समय में वे अपने दोनों बेटे हंस और एडवर्ड को लेकर अलग रहने लगी। उनका कहना था कि आइंस्टाइन के काम में उनके अहम योगदान है और क्रेडिट न देने के बात पर उन दोनों में लड़ाई हुई और 5 साल के बाद यानी 1919 में उन्होंने तलाक ले लिया। इसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी माँ की बहन की बेटी एल्सा से शादी कर ली। एल्सा की भी ये दूसरी शादी थी। हैरान करने वाली बात यह भी है कि 1922 में उन्होंने नोबेल प्राइज के साथ मिले पैसे अपनी पहली पत्नी को दे दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जीवन में कभी भी एक देश में सेटल नहीं हो पाए। एक के बाद एक देश बदलने के पीछे ये कारण था कि वे साइंस को बॉम्ब के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। पहले विश्व युद्ध हारने के बाद हिटलर ने जर्मनी को दोबारा खड़ा किया। इसके साथ ही यहूदियों से नफरत भी करता था। इसके पीछे क्या वजह थी, इस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। वैसे हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका कारण लिखा है। आइंस्टाइन और हिटलर के विचारों में बेहद अंतर था। वैसे भी आइंस्टाइन युद्ध के खिलाफ थे। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन देशों में उन्होंने अपना बहुमूल्य समय गुजारा था। अपने जीवन के अंत समय में वे अमेरिका नागरिक थे। वे जहां जहां जाते वहां के राजनेता उन्हें अपनी पार्टी में आने का न्योता देते, पर आइंस्टाइन को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑफर भी उन्होंने ठुकरा दिया था। नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी दुनिया ने उनके जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अपनाया नहीं था। 10-12 साल बीतने के बाद लोगों को उनकी बातों पर यकीन होने लगा। इस मामले में भारत के महान साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने भी उस वक्त रिलेटिविटी में अपना योगदान दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के रुझान पॉलिटिक्स और समाजवाद के तरफ झुकने लगे, पर वे हिटलर के कड़े विरोधी भी थे। उनके नजर में अमेरिका का हर एक कदम सही था। इसके अलावा वे महात्मा गांधी को आने वाले जनरेशन का रोल मॉडल मानते थे। गांधी के विचारों से वे काफी हद तक प्रभावित थे, पर दुर्भाग्य से इन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद को आस्तिक बोलते थे, पर वे ये भी बोलते थे कि उनका कोई पर्सनल भगवान नहीं है। आइंस्टाइन ने अपना पूरा जीवन लोक क्रांति और साइंस को समर्पित किया था। बचपन से उन्हें जो साधन मिले उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने अकेले रहकर कुछ भी नहीं किया। बचपन में उन्हें एक होनहार टीचर मिला। जीवन में उन्हें ऐसी प्रेमिका मिली जिसके कारण उन्हें रिसर्च करने का मौका मिला। अपने जीवन के अंत में उन्हें लोगों का प्यार नसीब हुआ। उस प्यार का इस्तेमाल भी उन्होंने गलत तरीके से नहीं किया। वे चाहते तो किसी देश का पीएम बनकर चैन भरी जिंदगी गुजारते, पर उन्हें एक जगह बैठना भी मंजूर नहीं था। उन्हें आंतरिक बीमारी ने जकड़ लिया था। वे बीमारी सर्जरी से ठीक हो जाती, पर आइंस्टाइन ने कह दिया, मैंने अपना जीवन का कार्य कर लिया है। अगर मेरा जाने का समय नजदीक आया है तो मैं किसी भी परिस्थिति में चला जाऊंगा, पर सर्जरी करके मैं अपनी आयु बढ़ाना नहीं चाहता। आइंस्टाइन अपनी बात पर अड़े रहे और 18 अप्रैल 1955 के दिन अपने कमरे में रिसर्च करते वक्त
वे कब मर गए ये किसी को भी नहीं पता चला। उनके सारे पत्र, रिसर्च पेपर, किताबें और प्रॉपर्टी इज़राइल के हिब्रू यूनिवर्सिटी में रखे गए हैं। वे जब भी सड़क पर चलते तो लोग उनसे सवाल पूछने लगते। इस वजह से उन्होंने सवालों से बचने का गजब रास्ता खोज निकाला था। जब भी कोई इंसान उनसे सवाल पूछने की कोशिश करता तो अल्बर्ट उनसे माफ़ी मांगते हुए कहते कि उनका चेहरा अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलता जुलता है। कभी कभी वे मजाकिया अंदाज में बोल देते थे, आग में अपना हाथ 1 मिनट तक रखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपने 1 घंटे तक अपना हाथ आग में जलाया है। कभी कभी वे ऐसे भी कहते थे, किसी सुंदर लड़की के साथ 1 घंटा समय बिताओ, आपको लगेगा कि आपने सिर्फ 1 मिनट उसके साथ बिताया है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि FBI के जासूस 10 साल तक उनका पीछा कर रहे थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े मजाकिया भी थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था कि वे कैसे दिखाई देते थे। यहाँ तक उनके बालों की स्टाइल भी हमेशा बदलती रहती थी। आपको जानकर हैरानी होगी, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के बाद उनकी प्रसिद्धि ने उछाल मारी थी। उससे पहले उन पर ढेर सारे आरोप भी लगे थे। उनकी 2 बार शादी हुई थी, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जिंदगी में 6 महिलाएं आई थीं।